आज हम लोग वीडियो की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और जो टॉपिक होगा हमारा या सब्जेक्ट होगा वो होगा हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। अब इंपॉर्टेंट ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में जितना भी थ्योरी पार्ट है फर्स्ट स्टार्टिंग के, दैट मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के टेक्निक्स क्या होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड्स क्या होते हैं, मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, उसका एरिया क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, आ रही बात समझ में। तो ये सारे चीजों का जो लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और मैक्सिमम जो पार्ट होंगे हमारे वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड होंगे, मगर सिर्फ प्रैक्टिकल का मतलब ये नहीं कि मैं प्रैक्टिकल की थ्योरी नहीं बताऊंगा आप लोगों को, विथ थ्योरी हम लोग करेंगे। और आज का जो मैंने टॉपिक चूज किया है वो है हमारा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अब टॉपिक तो ये है, अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये टॉपिक को पढ़ना क्यों जरूरी है या इसका नॉलेज क्यों जरूरी है। दैट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई, राइट। सेकेंड, व्हाट डू यू मीन, व्हाट क्या है ये भाई, आई बात समझ में। तो कोई भी टॉपिक जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके नॉलेज क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ना है इसको, इसका नॉलेज होना क्यों जरूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, ये पहला पॉइंट है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होता है। उसके बाद लास्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो आज हम लोग 3 टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इसमें प्रैक्टिकल आपको नहीं दिखेगा तो आपको लगेगा कि ये नहीं पढ़ना है। ये टॉपिक मैं वीडियो में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड होगा। मगर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में प्रैक्टिकल्स नहीं आते हैं, मगर इसका जो थ्योरी है आगे के जो चैप्टर्स हम लोग करेंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के लिए ये क्यों जरूरी है इसको पढ़ना या इसका नॉलेज हमको क्यों जरूरी है। तो अब हम लोग स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये जो टॉपिक है वो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है। चलिए, मेन ऑब्जेक्ट of cost accounting to define total production, total cost of production, total cost of production and cost per unit, cost per unit of product or service or job. This is the main object. Main object of cost accounting to define total cost of production और next cost per unit. तो ये हम लोग निकालते क्यों हैं। देखिए इसमें आपको ध्यान हो रहा होगा कि हम लोग एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट स्टार्ट किए हैं, मगर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं कि वो उसका नॉलेज जरूरी क्यों है। तो पहला हमारे पॉइंट्स ये आता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है या मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस और जॉब। तो ये 2 पॉइंट मैंने इसको अंडरलाइन किया है। ये क्यों हम लोग डिफाइन करते हैं, इंपॉर्टेंट ये है। हम लोग दैट मीन्स फर्म, कोई भी फर्म, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, आ रही बात समझ में। इसको क्यों पढ़ते हैं हम लोग,
फर्म, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन क्यों ये चीज कैलकुलेट करती है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट पर यूनिट? तो उसके पास दो टारगेट्स होते हैं. नाउ द फर्स्ट टारगेट इज मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम लॉस. मिनिमम लॉस. एक कंपनी है या एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक फर्म है, उसका जो मेन टारगेट होता है प्रॉफिट कमाना. वो क्या करती है, या तो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहती है. अगर प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है तो क्या होना चाहिए, जो अगर लॉस हो रहा है तो वो मिनिमम हो. दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव या फर्स्ट टारगेट. सेकेंड, मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मिनिमम कॉस्ट. कम लागत पे अधिकतम लाभ कमाना चाहती है. ये जो दो टारगेट्स होते हैं, इसको वो क्या करना चाहती है, अचीव करना चाहती है. पहला टारगेट जो होता है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहती है. अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो जो लॉस हो रहा है तो वो मिनिमम से मिनिमम हो. आ रही बात समझ में आप लोगों को? नेक्स्ट पॉइंट, वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहती है मगर खर्च कितना करना चाहती है, मिनिमम करना चाहती है. तो ये दोनों जो टारगेट को वो अचीव करना चाहती है, आ रही बात समझ में? ये दोनों टारगेट को अगर कोई भी फर्म, कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो जब अचीव करना चाहता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो क्या करे, कॉस्ट कंट्रोल करे एंड मैनेजीरियल डिसीजन. मैनेजीरियल डिसीजन इज नेसेसरी. ये दोनों टारगेट को अचीव करने के लिए, तो ये अचीव कैसे हो सकता है, कॉस्ट कंट्रोल और मैनेजीरियल डिसीजन के द्वारा ही हो सकता है. अब ये जो कॉस्ट कंट्रोल और मैनेजीरियल डिसीजन जो डिफाइन करते हैं, उसके लिए क्या नॉलेज होना जरूरी है, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट इज नेसेसरी. अरे बात समझ में? अब हमको कॉस्ट कंट्रोल करना है या फिर उसके जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर डिसीजन लेना है, तो उसके लिए हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पर यूनिट. आ रही बात समझ में आप लोगों को कि किस तरीके से मैंने लिंक किया है, किस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है. फिर से एक बात, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो ध्यान में रखना है. उसके बाद ये मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है इसको कोई भी कंपनी, फर्म या ऑर्गेनाइजेशन क्यों डिफाइन करती है, तो उसके पास दो टारगेट्स होते हैं, वो दो टारगेट को अचीव करने के लिए करती है. अब ये दो टारगेट को अचीव करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, तो वो करना पड़ता है कॉस्ट कंट्रोल और मैनेजीरियल डिसीजन. ये दोनों पॉइंट को डिफाइन करने के लिए, ये दोनों पॉइंट को डिफाइन करना है तो उसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस या जॉब का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट पर यूनिट. अब जब ये दोनों को आपको डिफाइन करना पड़ेगा तो ये दोनों को जानने के लिए आपको नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट इज नेसेसरी. अब आई बात समझ में आप लोगों को कि ये पूरा जो पॉइंट था वो कैसे था. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि ये जो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होता है वो क्या होता है. क्लियर? एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को मैं बता रहा हूं. आप लोग साथ में नोटबुक रखे रहें और इसको नोट डाउन करते जाएं और समझते भी जाएं. नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होता है कि ये क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट. तो इसको हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट. एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट्स एकदम सिंपल लैंग्वेज, essential part or component of anything. एलिमेंट्स
एलिमेंट्स का अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा तो किसी भी चीज, एनीथिंग का जो इसेंशियल पार्ट या जो इसेंशियल कंपोनेंट होता है, जरूरी पार्ट, किसी भी चीज का अगर जरूरी पार्ट जो होता है वो उसका क्या कहलाता है? एलिमेंट्स कहलाता है। तो हम अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या करते हैं, एलिमेंट में हम लोग कॉस्ट को इंक्लूड कर देते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, क्या डेफिनेशन होगा? इसेंशियल पार्ट और कंपोनेंट, essential part or component of total cost of product or service or job। किसी भी प्रोडक्ट का या सर्विस का या जॉब का जो मेन पार्ट होता है, इसेंशियल यानी मेन पार्ट, सबसे जरूरी पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कहलाता है। इसेंशियल पार्ट और कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस और जॉब। इससे इजी लैंग्वेज आप लोगों को नहीं मिलेगा। इससे आगे अगर आप बोलेंगे कि इससे भी इजी चीज बताइए कि क्या होता है, तो उसके लिए अलग से मैं डेफिनेशन बता देता हूं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का। ऑल एक्सपेंडिचर related to production is called elements of cost। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या लिखा हुआ है? ऑल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू प्रोडक्शन। आ रही बात समझ में? प्रोडक्शन करते समय जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो क्या कहलाता है? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कहलाता है। तो ये सिर्फ तरीका था आपको बताने के लिए, आपको जो बेस्ट लगा हो वो आपको चूज कर लेना है इसमें। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के कितने पार्ट होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं या फिर कितने टाइप्स होते हैं। तो ये नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो मैं लिखता हूं टाइप्स। क्लियर? तो आप लिख सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? पहला पॉइंट आपका होता है मटेरियल, सेकेंड होता है लेबर, थर्ड होता है एक्सपेंसेस। अरे बात समझ में? हमारे पास एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होता है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का डेफिनेशन क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट वो कितने टाइप के होते हैं। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के 3 टाइप होते हैं हमारे पास। अब इसको मैं एक चार्ट के रूप में आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। यहां मैं लिख देता हूं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अब ये तो हमको पता चल गया कि जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है वो कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। एक होता है हमारा फर्स्ट मटेरियल होता है, सेकंड होता है वो लेबर होता है और थर्ड होता है एक्सपेंसेस। क्योंकि किसी भी चीज को, किसी भी आइटम को, किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप बनाते हो तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? मटेरियल। मटेरियल से जो बनाएगा दैट मीन्स लेबर, और उसके अलावा अदर एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल एंड लेबर, नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंसेस। राइट? ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो मटेरियल होता है ये कितने टाइप का होता है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल सेम। लेबर कितने टाइप के होते हैं? लेबर भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट लेबर और एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर। और जो एक्सपेंसेस होते हैं ये भी सेम होते हैं, 2। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट
3 टाइप्स के होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। ये तीनों के कितने काइंड्स होते हैं? तो दो काइंड्स होते हैं, एक डायरेक्ट नेचर का होता है और एक क्या होता है? इनडायरेक्ट नेचर का होता है। अब ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इसको कितने पार्ट में आप डिवाइड करते हैं? इसको जो हम लोग डिवाइड करते हैं, कुछ लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कुछ लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है वो होता है फैक्ट्री ओवरहेड, जिसको हम लोग फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा ऑफिस ओवरहेड होता है, ऑफिस ओवरहेड, या फिर इसको हम लोग ऑफिस एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो होता है सेलिंग एक्सपेंसेस, कुछ लोग ये जो एक्सपेंसेस है सेलिंग, और जो लास्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये 4 टाइप के होते हैं। कुछ लोग ये दोनों पार्ट को शामिल भी कर देते हैं, इंक्लूड भी कर देते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट वन फैक्ट्री ओवरहेड, सेकंड वन ऑफिस ओवरहेड, थर्ड वन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और ओवरहेड। तो ये था आपको थ्रू चार्ट। मेरे ख्याल से सबको समझ में आएगा। अब एक एक पार्ट का हम लोग डिस्कशन करते हैं कि मटेरियल क्या होता है। तो मटेरियल क्या होता है मेरे ख्याल से सबको मालूम है, लेबर क्या होता है और एक्सपेंसेस क्या होता है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्ड जुड़ा हुआ है और उसके साथ में ये 4 वर्ड, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं विथ एग्जांपल। मैं आप लोगों को समझाता हूं। अब जो पहला पॉइंट है वो है हमारा डायरेक्ट मटेरियल। चलिए, तो ये दो मैं अलग अलग बाइफरकेट कर देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। एक डायरेक्ट हो गया और एक हो गया इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में भी मटेरियल यूज कर लेते हैं और साथ में लेबर। इनडायरेक्ट में भी मटेरियल और लेबर। सेम एक ही टाइप का डेफिनेशन पढ़ेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, और विथ एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब डायरेक्ट मटेरियल बोलिए या डायरेक्ट लेबर बोलिए। ये जो डायरेक्ट होता है इसका जो नेक्स्ट थ्योरी होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट? डायरेक्ट इज कॉल्ड प्रोडक्टिव, राइट? डायरेक्ट इज कॉल्ड प्रोडक्टिव। नाउ सेम एज इट इज फॉर इनडायरेक्ट, अनप्रोडक्टिव। राइट? ये तो सिर्फ दूसरा नाम मैंने आपको बताया। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट का मीनिंग हो गया प्रोडक्टिव, मीनिंग हो गया मतलब एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग इट इज द सिनोनिम्स, राइट? अब नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया डायरेक्ट का मतलब क्या होता है। इंपॉर्टेंट ये है, चाहे वो मटेरियल के फॉर्म में हो, चाहे वो लेबर के फॉर्म में हो, चाहे वो एक्सपेंसेस के फॉर्म में हो। तो एक्सपेंसेस मैं बाद में बताऊंगा, सबसे पहले मटेरियल और लेबर के बारे में देखते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों को भी अगर थोड़ी देर के लिए ओमिट कर दिया जाए, सिर्फ डायरेक्ट नेचर और इनडायरेक्ट नेचर क्या होता है। डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और ये हो जाएगा नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन but it is necessary for the production. It is necessary for the production. अगर इसमें मटेरियल को जोड़ दिया जाए चाहे लेबर को जोड़ दिया जाए, ये डेफिनेशन में आपका ये इनडायरेक्ट हो जाएगा और ये डायरेक्ट। मतलब अगर प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे अगर मटेरियल का लेके चलते हैं, एनी काइंड्स ऑफ मटेरियल डायरेक्टली रिलेटेड टू, हम लोग सिर्फ इसमें लिखना क्या है, एनी काइंड्स ऑफ मटेरियल डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, नाउ इट इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल या और प्रोडक्टिव मटेरियल। सेम इस केस में क्या होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल के केस में any kinds of material is not directly related to production but it is necessary for the production, now it is called indirect material। क्लियर आ रही बात समझ में? अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि लेबर के लिए भी क्या यही डेफिनेशन रहेगा? यस, एकदम सेम रहेगा। सच टाइप ऑफ लेबर
डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ऐसा लेबर जो प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेटेड है, उत्पादन से डायरेक्ट रिलेटेड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट लेबर बोलेंगे या प्रोडक्टिव लेबर बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट, ऐसा लेबर जो डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है मगर वो प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट लेबर बोलेंगे। आ रही बात समझ में जो मैंने समझाया? अब इंपॉर्टेंट ये है कि थ्रू एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल नहीं लेंगे क्योंकि वो सारी चीज का एग्जाम्पल मैंने अभी बताया आपको कि नोट्स मैंने दे दिया है, नोट्स का लिंक भी दे दिया है, आप उसमें से जाकर चेक कर लें। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, आप सभी को मालूम है टेलर, एक वर्ड आता है टेलर। टेलर का काम क्या है? मेकिंग ऑफ शर्ट, शर्ट बनाता है। शर्ट किस चीज से बनता है? उसके लिए जो इंपॉर्टेंट है क्लोथ। अगर मान के चलिए मैं या आप एक शर्ट सिलाने के लिए टेलर के पास जाते हैं तो हम लोग क्या लेके जाते हैं? सिर्फ कपड़ा लेके जाते हैं। अरे बात समझ में? या तो शर्ट का कपड़ा लेके जाते हैं, अगर आपको पैंट सिलाना है तो पैंट का कपड़ा लेके जाते हैं। तो ये जो कपड़ा हो गया, इसकी को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट मटेरियल। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट मटेरियल या प्रोडक्टिव मटेरियल बोलेंगे। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? जहां आपको प्रॉब्लम आता है तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और साथ में एक रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, और कमेंट तो अगर आप वीडियो देखें तो आप कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए, अब इंपॉर्टेंट ये है कि डायरेक्ट मटेरियल तो आपको समझ में आ गया कि हम लोग एक टेलर के पास जाते हैं एक शर्ट सिलाने और वो कपड़े लेकर जाते हैं, तो जो कपड़ा लेके जाते हैं वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल हो गया। अब जो टेलर आपसे चार्ज करता है, एक शर्ट का मान लीजिए 500 रुपए, एक पैंट का मान लीजिए 700 रुपए। अरे बात समझ में? तो ये जो चार्ज होता है इसको हम लोग चाहे वेजेस लिखें, चाहे आपका लेबर लिखें, चाहे आपका रेम्युनरेशन लिखें, रेम्युनरेशन, राइट। ये जो तीन वर्ड है इसी को हम लोग मानकर चलते हैं डायरेक्ट लेबर। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? अब एकदम क्लियर कि एक टेलर के पास हम लोग शर्ट सिलाने जाते हैं और हम लेके क्या गए? सिर्फ कपड़े लेकर गए, तो कपड़ा हमारे लिए क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। जो टेलर को हम लोग रेम्युनरेशन देते हैं या जो टेलर हमसे चार्ज करता है वो उसके लिए डायरेक्ट लेबर हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो लेबर है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है। वही कटिंग करेगा, हमारे नाप के हिसाब से नाप लेगा, कपड़े का कटिंग करेगा और सिलेगा। और ये बात समझ में एकदम क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि भाई जब वो शर्ट बनाता है तो शर्ट के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है? मान के चलिए बटन की जरूरत पड़ती है, थ्रेड की जरूरत पड़ती है। तो एक मैं यहां एग्जांपल के रूप में थ्रेड लिख ले रहा हूं, ये हो गया थ्रेड। ये जो थ्रेड है आप लेकर आते हैं क्या? कस्टमर सिर्फ कपड़ा लेके जाता है, थ्रेड लेके नहीं जाता है। आ रही बात समझ में? वो टेलर अपने आप कपड़े के कलर के हिसाब से थ्रेड चूज कर लेता है। क्लियर? नाउ थ्रेड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल, देखिए इनडायरेक्ट का डेफिनेशन क्या लिखा? नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बट इट इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन। अगर इसको यूज नहीं करेंगे तो इसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। अगर ये थ्रेड को यूज ना करे शर्ट के लिए तो क्या शर्ट आपकी बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। अगर बटन ना लगे तो क्या आपकी शर्ट बन पाएगी? या हो सकता है कि कुछ लोग चेन लगाते हैं, तो चेन ना लगे तो आपका शर्ट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, मतलब ये थ्रेड की व्हाइट की जगह कोई दूसरे कलर का वो थ्रेड यूज कर सकता है। आ रही है बात समझ में? तो जिसके लिए ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्शंस आर देयर। अगर जिनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं वो आइटम जो होता है वो इनडायरेक्ट नेचर का होता है और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहां इनडायरेक्ट
मटेरियल। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए देखिए, मैं एक ही में मैं कभी भी कोशिश करता हूं कि अगर प्रैक्टिकल भी आपको समझाया जाए तो एक प्रैक्टिकल को 4 मेथड से बताया जाता है। हर बात समझे, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम, क्योंकि एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ ले, उस क्वेश्चन से हम लोग आगे करते हैं कि अलग मेथड से बनाते हैं तो वो कैसे सॉल्व होता है, इसलिए आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर भाई आप टेलर के पास कपड़े लेकर जाते हैं तो टेलर आपसे नाप ले लेता है और कपड़े रख लेता है। थ्रेड और बटन वो अपने पास नहीं रखता है, वो क्या करता है, मार्केट से मंगाता है। आ रही बात समझ में? तो किसी ना किसी को वो भेजता होगा मार्केट से थ्रेड या बटन को लेकर आने के लिए। तो ये जो थ्रेड या बटन जो लेके आता है वो क्या होता है, इंटरनल ट्रांसपोर्टिंग, इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन। इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन जो होता है इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट लेबर। आई बात समझ में? उसके पास थ्रेड तो रहता नहीं है, वो खुद नहीं जाता, उसके दुकान में और लोग काम करते होंगे उसके शॉप में, उनको बोलता है ये कपड़े का कुछ पोर्शन काट के दे देता है और बोलता है जाओ इस कलर का थ्रेड लेके आ जाओ। तो भाई वो जो लाने जाएगा, अगर बाइक से जाता है, साइकिल से जाता है, जिस चीज से भी जाता है, तो कुछ एनर्जी लॉस होती है, टाइम लॉस होता है, पेट्रोल का कॉस्ट लॉस होता है। आ रही बात समझ में? तो ये क्या कहलाता है, इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट लेबर। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा, इससे इजी एग्जांपल और कुछ नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल अगर आप पूछते हैं तो उसका मैं बता देता हूं। टिम्बर इज यूज्ड फॉर, किस पर्पस के लिए, वुडन फर्नीचर, स्टील फर्नीचर के लिए। हर ये बात समझ में? तो इसे डिफरेंट टाइप्स, पेपर बुक प्रिंटिंग के लिए, तो डिफरेंट बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो इंपॉर्टेंट यह था कि आपको समझ में आना कि आप डायरेक्ट आइटम देखकर कैसे बता सकते हैं कि ये डायरेक्ट नेचर का है या इनडायरेक्ट नेचर का है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है वो होता है एक्सपेंसेस। जो थर्ड पार्ट था वो था हमारा एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस के लिए भी दो पार्ट है, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा और एक होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये इसको समझने के लिए आपको सिर्फ ये पहला पॉइंट सेम ध्यान में रखना है। मैं यहां फिर से एक लिख के बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। डायरेक्ट का जो फॉर्मूला है, जो थ्योरी हमने पढ़ा है, सेम यहां अप्लाई होगा। डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन अदर देन डायरेक्ट मटेरियल and direct labor, it is called direct expenses। ऐसा एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन से, यहां आप लिख सकते हैं एनी काइंड्स ऑफ एक्सपेंसेस। क्या बोल रहा हूं ध्यान से, मैं क्योंकि पूरा नहीं लिख रहा हूं, आपको मेन पॉइंट जो है, जो आपको याद रखने वाला है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ जाए तो आप क्या करेंगे, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर इसको पूरा सेंटेंस में अगर आपको बोलना होगा, एनी काइंड्स ऑफ एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन अदर देन डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। ऐसा एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है मगर उसमें मटेरियल और लेबर को छोड़कर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे। आ रही बात समझ में? अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आएगा। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। अब ये आप बता सकते हैं कि एक्साइज ड्यूटी कब यूज होता है। एक्साइज ड्यूटी पेड इन परचेज ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल। मटेरियल को खरीदते समय जो ड्यूटी पे किया जाता है उसको हम लोग एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। इसका मतलब है कि इट इज रिलेटेड टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जस्ट लाइक एग्जांपल। वैसे ही होता है ऑक्ट्राई ड्यूटी, ऑक्ट्राई ड्यूटी, फ्राइट,
कैरीज ऑब्लिक कार्टेज इनवर्ड। तो ये आपके लिए एग्जाम्पल्स हो गए किसके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। वैसे ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए क्या होंगे, डेफिनेशन क्या होगा सबसे पहले, तो ये जो पार्ट है ये तो आपको ध्यान में रखना ही है, ये वाला पार्ट। से सच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन बट इट इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन, और साथ में क्या लगाना है, अदर देन इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर, इट इज कॉल्ड, इसके लिए क्या हो जाएगा, अदर देन इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर। ऐसा एक्सपेंसेस या ऐसा खर्च जो कि प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होना चाहिए मगर उसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, और साथ में वो इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर को छोड़कर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक बढ़िया, अगर आप पूछेंगे कि सर उसका एग्जांपल बता के जाइए, तो मैं वो आपको बताता हूं, आपको डायरेक्ट आंख बंद करके समझ में आ जाएगा, ऐसा एग्जांपल का थ्योरी बताता हूं। ये आप मान लीजिए, आपको नोट लिख देता हूं, एग्जांपल की जगह मैं आपको नोट लिख देता हूं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस may arise in the factory, office and selling and distribution division ऑब्लिक डिपार्टमेंट। ध्यान से देखिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में अराइज, क्लियर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होता है कहां से अराइज होता है, में अराइज इन फैक्ट्री। इसका मतलब है कि आप प्रोडक्शन करते हैं तो फैक्ट्री की जरूरत पड़ती है, तो ऑल दी आइटम्स रिलेटेड टू फैक्ट्री इट इज ऑल्सो नोन एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, वो कहां से अराइज होता है, ऑफिस से अराइज होता है। भाई आप जब फैक्ट्री चला रहे हो तो उसको मैनेज करने के लिए आपके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होना जरूरी है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होना जरूरी है। आ रही है बात समझ में? तो उससे रिलेटेड भी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके पास जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो अपने सामान को बेचने के लिए एक सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट भी जरूरी है या डिवीजन भी जरूरी है। तो दैट मीन्स ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आप आंख बंद करके कोई आपसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल पूछेगा, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइट, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, ऑफिस से ऑफिस स्टाफ सैलरी, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस रेंट, ऑफिस लाइटिंग, सेलिंग एक्सपेंसेस। अच्छा अभी तो सेलिंग में बताया नहीं हूं, चलो जनरल सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, पैकिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस। अरे बात समझ में? तो दीज आर दी एग्जाम्पल। मतलब ये अगर आपको समझ में आ जाए कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, कहां से बनता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो आप आंख बंद करके अपने आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। तो ये जो पहला पार्ट था हमारा, वो था हमारा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारे लिए ओवरहेड्स। ये ओवरहेड्स क्या होता है, पहला पॉइंट मीनिंग ऑफ ओवरहेड्स, और इसको पहले मैं इरेज कर देता हूं। चलिए अब हमारा टॉपिक है ओवरहेड। ओवरहेड क्या होता है और ओवरहेड कितने टाइप का होता है, क्लियर? एकदम सिंपल, सम ऑफ वेरियस
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑब्लिक कॉस्ट इज कॉल्ड ओवरहेड। एकदम सिंपल। ओवरहेड क्या होता है? ओवरहेड्स क्या होता है? ओवरहेड्स सम ऑफ वेरियस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और कॉस्ट। जितने भी आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मिलते हैं सबको, या इनडायरेक्ट कॉस्ट मिलते हैं सबको, अगर आप ऐड कर देते हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है? ओवरहेड कहलाता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है, बहुत ज्यादा एग्जांपल की बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ओवरहेड्स। अब ये हमारा जो था, कितने टाइप का ओवरहेड होता है? एक होता है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड, सेकेंड होता है ऑफिस ओवरहेड, थर्ड होता है, अलग अलग मैं कर दे रहा हूं, सेलिंग ओवरहेड, और फोर्थ होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्या होता है। अब सबसे पहला पॉइंट है कि फैक्ट्री ओवरहेड को और क्या बोलते हैं और किस नाम से जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस किस किस नाम से जाना जाता है? ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड ही बोलते हैं। इसको वर्क ओवरहेड भी बोला जाता है, इसको वर्क एक्सपेंसेस भी बोला जाता है। उसके बाद जो दोनों बता रहा हूं वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन ओवरहेड या फिर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, और लास्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो ये इतने को एक सिंगल आदमी को इतने नाम से जाना जाता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रोडक्शन ओवरहेड और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, और जो जनरल यूज किया जाता है वो फैक्ट्री ओवरहेड या फिर वर्क ओवरहेड, या फैक्ट्री एक्सपेंसेस या वर्क एक्सपेंसेस। अब आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फैक्ट्री ओवरहेड? ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू फैक्ट्री, नाउ इट इज कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड। क्लियर? या फिर जितने फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सब फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है कि ऑफिस ओवरहेड का और कितने नाम होते हैं। तो ऑफिस ओवरहेड का जो नेक्स्ट नाम होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। साथ में इसको हम लोग जनरल एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, जनरल एक्सपेंसेस भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सेलिंग ओवरहेड। अब इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ लोग सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को साथ में मिलाकर दिखाते हैं। तो पहला पॉइंट कि मिलाकर दिखाते हैं, और वो क्या होता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मीनिंग लिख देता हूं ताकि आपको समझ में रहेगा, क्योंकि ये तो जनरल था तो ये दोनों जनरल मैंने बता दिया। पहले इसको मिला के बताता हूं और उसके बाद दोनों को अलग अलग बताता हूं। फर्स्ट मीनिंग, expenses incurred in the collection and distribution of finished goods is called selling and distribution expenses। ऐसा एक्सपेंसेस जो कि कहां से इनकर्ड होता है? एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स। जो प्रोडक्ट हम लोग बना के तैयार कर लिए हैं उस प्रोडक्ट का कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो खर्च होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं मुझे अलग अलग बताना है कि सेलिंग एक्सपेंसेस या सेलिंग ओवरहेड क्या होता है, तो ये अलग अलग मैं आपको बता रहा हूं। ये सेलिंग एक्सपेंसेस या फिर ओवरहेड, एक्सपेंसेस ऑफ selling division
selling division of organization, clear, expenses of selling division of organization for promotion ऑफ सेल्स। अगर सिर्फ सेलिंग एक्सपेंसेस या सेलिंग ओवरहेड का डेफिनेशन पूछा जाए, एक्सपेंसेस ऑफ सेलिंग डिवीजन या फिर सेलिंग डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसके लिए होना चाहिए सेलिंग एक्सपेंसेस? प्रमोशन ऑफ सेल्स। अगर आप सेल्स के प्रमोशन के लिए अगर आप कुछ खर्च करते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? सेलिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। अगर इसका एग्जांपल पूछा जाए तो यहां लिख सकते हैं सेल्समैन सैलरी, सेल्स मैनेजर सैलरी, सेल्स मैनेजर सैलरी, दिस इज द एग्जांपल। अरे बस समझिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कि अगर ये अलग अलग पूछा जाए डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या होता है? expenses concerned with the execution of orders। एकदम सिंपल, expenses concerned with the execution of orders, it is known as distribution expenses। अरे बात समझ में, एकदम सिंपल। अगर आप पूछा जाए कि इसका एग्जांपल देखिए, अगर दोनों मिला के बोला जाए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या होता है, तो ऐसा एक्सपेंसेस जो कि तैयार माल या फिनिश गुड्स के कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है, ऐसा खर्च एक्सपेंसेस, उसको हम लोग ये बोला जाता है। अगर सिंपल से सेलिंग एक्सपेंसेस आपसे पूछा जा सकता है तो सेल्स प्रमोशन के लिए आपके द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है उसको हम लोग सेलिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। एक्सिक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स के ऊपर जो खर्च होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। अगर इसका एग्जांपल आप पूछते हो कि सर इसका एग्जांपल क्या है, तो आप इसका एग्जांपल बता सकते हो पैकिंग चार्जेस, एकदम इजी बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। लोडिंग चार्जेस, क्लियर। तो ये था ओवरहेड्स, एकदम सिंपल लैंग्वेज में कि ओवरहेड्स क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, उस ओवरहेड्स का मीनिंग क्या होता है, और किस टाइप से अगर आप बुक का जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन पढ़ के आप कैसे समझेंगे कि सच टाइप ऑफ ओवरहेड इज बिलोंग्स टू फैक्ट्री, इज बिलोंग्स टू ऑफिस, इज बिलोंग्स टू सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंपॉर्टेंट ये था, मेरे लिए कॉन्सेप्ट बताना आपके लिए जरूरी था कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट अगर समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट है हमारा, वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के पहले एक चीज अचानक से मेरे दिमाग में आ गई, तो मैं सोचा वो भी आप लोगों को बता देता हूं, ताकि आप लोगों के लिए कोई अलग, जो जैसे हम लोगों ने देखा कि आपके लिए ओवरहेड्स, अब दो पॉइंट है, एक है ओवरहेड्स और एक है ऑन कॉस्ट। अब ये पूछा जाए कि ये दोनों सेम है या फिर डिफरेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये ओवरहेड्स और ऑन कॉस्ट दोनों सेम है या अलग अलग है, तो जनरली एज पर द कॉस्ट अकाउंटिंग, सिर्फ पढ़ने के लिए अगर आपसे पूछा जाए बोथ आर, ये दोनों एक दूसरे का क्या है? सेम है, दैट मीन सिनोनिम्स है। ओवरहेड्स का सिनोनिम्स ऑन कॉस्ट है, बट क्या ये सेम है या डिफरेंट है? तो अगर डायरेक्टली अगर आप प्रैक्टिकल जब क्वेश्चन बनाते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब बनाते हैं, तब आपको पता चलता है कि बोथ आर द डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग चीज होता है। सिंपल लैंग्वेज में पढ़ने के लिए अगर आप यूज करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है। अब डिफरेंस क्या है? ओवरहेड्स के लिए मैंने क्या मीनिंग बताया था? ऑल indirect expenses is called overhead।
यही बताया मैं। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो क्या कहलाते हैं? ओवरहेड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, ऑन कॉस्ट, क्लियर, ऑन कॉस्ट आर एक्सपेंसेस, ऑन कॉस्ट आर एक्सपेंसेस, ये किस टाइप का एक्सपेंसेस है? इमेजनरी, इमेजनरी, ऑन कॉस्ट आर एक्सपेंसेस ऑफ इमेजनरी। इसमें सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स बोलते हैं। मगर ये जो ऑन कॉस्ट एक्सपेंसेस होता है ये इमेजनरी होता है। अब ये पूछेंगे कि सर ये इमेजनरी क्या होता है, उसको आप बताइए। आ रही बात समझ में? तो आप ये देखते होंगे कि कई जगह कई सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। फर्स्ट पॉइंट, फैक्ट्री ओवरहेड, अभी हमने पढ़ा, फैक्ट्री ओवरहेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन लेबर। तो ये मान लिया गया है कि जो भी लेबर होगा, अगर 1 लाख का लेबर होगा तो 20,000 उसके लिए क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड होगा। अगर 10,000 का लेबर होगा तो 2,000 उसका फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये जो इस टाइप का जो प्रोपोर्शन होता है इसको क्या बोला जाता है? इमेजनरी बोला जाता है। इसलिए मैंने बताया कि अगर आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब आपसे पूछा जाएगा कि बोथ आर द सेम थिंग और डिफरेंट थिंग, तो आप बता सकते हैं कि नहीं, दोनों अलग अलग होता है। ये जो होता है, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम लोग सब ओवरहेड्स बोल देते हैं। मगर जो ऑन कॉस्ट होता है एक इमेजनरी फिल्म होता है, और उसका एग्जांपल मैंने बताया कि आपको समझ में आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? अब उसके बाद जो एक्चुअली हम लोग को पढ़ना था वो वाला टॉपिक हम लोग देखते हैं। ये तो एक सिंपल सा अचानक मेरे दिमाग में बात आ गई कि कई लोग ये पूछते हैं कि क्वेश्चन में अगर ये आ गया बोथ आर द सेम थिंग और डिफरेंट थिंग, तो मैक्सिमम लोग उस सिनोनिम्स मानकर लिख देते हैं। मगर ये दोनों ओरिजिनली होता क्या है? डिफरेंट होता है। और क्या डिफरेंट होता है वो मैंने आपको बताया। अब जो नेक्स्ट है वो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। हम लोग बहुत लंबा चौड़ा इसमें लेक्चर नहीं करने वाले। हम लोग जो इंपॉर्टेंट है, वैसे आप पूछेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में कितने टाइप के कॉस्ट होते हैं, तो उसमें बहुत सारे टाइप ऑफ कॉस्ट आते हैं। आ रही बात समझ में? जिसमें आप कंट्रोलेबल कॉस्ट भी हो सकता है, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट भी हो सकता है, पोस्ट एडिट कॉस्ट भी हो, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं कर, हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक टू टॉपिक। आ रही बात समझ में? तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है प्राइम कॉस्ट। तो ये प्राइम कॉस्ट क्या होता है? नेक्स्ट जो आता है वो होता है हमारा फैक्ट्री कॉस्ट, ये क्या होता है? थर्ड जो होता है हमारा ऑफिस कॉस्ट, ये क्या होता है? और फोर्थ जो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये क्या होता है? उसके बाद फिफ्थ होता है टोटल कॉस्ट, और लास्ट सिक्स्थ होता है वो होता है सेल्स या सेलिंग प्राइस। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि प्राइम कॉस्ट क्या होता है। प्राइम कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट, या डायरेक्ट कॉस्ट भी बोला जाता है, और इसको फाउंडेशन कॉस्ट भी बोला जाता है। फाउंडेशन कॉस्ट, फाउंडेशन कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट भी बोला जाता है या फाउंडेशन कॉस्ट भी बोला जाता है। अगर सिंपल ये डायरेक्ट कॉस्ट से ही आपको समझ में आ रहा होगा, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आइटम्स आर इंक्लूडेड अंडर प्राइम कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट जितने भी होते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सा हमने देखा था? मटेरियल में एक डायरेक्ट मटेरियल था, डायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंसेस या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, सेकेंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और डायरेक्ट कॉस्ट। ये तीन जिसको हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस पढ़े। तो ये तीनों कॉस्ट को अगर इंक्लूड कर दिया जाए, अगर सिंपल इंक्लूड कर दिया जाए, तो ये हमारे लिए हो गया डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सबको शामिल कर दिया जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। अरे बात समझ में? ये अभी मैं एकदम सिंपल बता रहा हूं, जनरल। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जब करेंगे,
इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं वो है हमारा मटेरियल कंट्रोल एंड मटेरियल कॉस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें इसका मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को कि सिर्फ प्राइम कॉस्ट क्या, ये जो डायरेक्ट मटेरियल होता है ये सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। तो डायरेक्ट मटेरियल का एक स्पेशल नाम होता है मटेरियल कंज्यूम्ड। तो ये क्या होता है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। रॉ मटेरियल क्या होती है, मटेरियल कितने काइंड्स होते हैं, एक फिनिश मटेरियल होता है, एक रॉ मटेरियल होता है, एक मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस होता है। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अभी एकदम जनरल हम लोग बात कर रहे हैं। ये 3 आइटम्स को जब हम लोग इंक्लूड कर देते हैं तो ये हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फैक्ट्री कॉस्ट। ऐसे और क्या लैंग्वेज है जिसमें हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं, तो उसका जो पहला होता है वो होता है हमारा वर्क कॉस्ट, जो जनरल आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपको मिलेगा प्रोडक्शन कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब ये विच काइंड्स ऑफ आइटम आर इंक्लूडेड अंडर फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए कौन कौन से आइटम को शामिल करते हैं हम लोग, क्लियर। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अब ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस या फैक्ट्री ओवरहेड मैं बता चुका हूं, इसको बहुत सारे लैंग्वेज में बता चुका हूं, सारी बात समझ में। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्च होंगे वो खर्च को अगर आप क्या करते हो प्राइम कॉस्ट में इंक्लूड कर देते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी बोला जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, या फिर उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सॉरी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्या होता है, हमने प्राइम कॉस्ट देखा, प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री कॉस्ट देखा, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हमको क्या करना है, ऑफिस कॉस्ट देखना है। अच्छा, मैं एक रफ यहां लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ऐसे में मैं सीरियली बता रहा हूं। देखिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर ये सब को शामिल कर दिया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। एकदम सिंपल, हरी बात समझ में। अब इसके बाद प्राइम कॉस्ट में अगर फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस को अगर हम लोग शामिल कर देते हैं तो ये जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। वही मैं वहां लिख रहा था, मेरे को ऐसा लगा कि हो सकता है कि आपको ऐसे में आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा हो। अब फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं तो हमारा जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफिस कॉस्ट बोलते हैं, ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। वही मैं यहां बता रहा था आप लोगों को कि ऑफिस कॉस्ट को और क्या बोला जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी बोला जाता है या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोला जाता है। इसमें क्या आ जाएगा देख लीजिए, हम लोग क्या फाइंड कर चुके हैं, फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड कर चुके हैं। ये देखिए फैक्ट्री कॉस्ट, तो ये हम लोग लिख दिए फैक्ट्री कॉस्ट में क्या इंक्लूड कर देंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस। अगर उसमें शामिल कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। अब ये ऑफिस कॉस्ट में हम लोग प्लस करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को अगर आपको प्लस करना है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को माइनस करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को आपको क्या करना है, माइनस करना है। जो रिजल्ट आएगा, अरे ये बात समझ में, उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया हुआ है या फिर ऑफिस कॉस्ट आया हुआ है, यहां में लिख दिया ऑफिस कॉस्ट, इसमें क्या ऐड करना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लियर। और माइनस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इसको जब आप माइनस कर देते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अरे बात समझ में। अब उसके बाद आता है टोटल कॉस्ट, इसका अच्छा लैंग्वेज है टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में
सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को इंक्लूड कर दिया जाए, सारी बात समझ में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को अगर शामिल कर दिया जाए तो जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम लोग टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलते हैं। और लास्ट में आता है सेल्स। तो सेल्स क्या होता है आप सभी को मालूम है, जो टोटल कॉस्ट है उसमें अगर प्रॉफिट को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, सेल्स हो जाता है। या फिर टोटल कॉस्ट में अगर आपको लॉस होता है तो लॉस को माइनस कर दिया जाए तो जो रिजल्ट आता है वो आपके लिए क्या होता है, सेल्स होता है। तो ये था आज का टॉपिक। और एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करना है, ये पूछना है कि कई लोगों ने मुझे बोला है कि सर आपका जो वीडियो होता है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है, 1 घंटा 1.5 घंटे का वीडियो होता है, तो आप वीडियो को थोड़े पार्ट पार्ट में बनाइए। तो इसलिए आज का वीडियो थोड़ा छोटा है। तो आप लोगों को कैसा लगा, और आप ये जरूर कमेंट करके बताएं। आप लोगों से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट जरूर करें कि छोटा वीडियो ज्यादा बेहतर है या फिर देखिए पढ़ाई वाले वीडियो थोड़े तो बड़े होंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए आज के वीडियो में यही एंड करते हैं और आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ में अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर करें, और कमेंट तो प्लीज आप लोग जरूर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।